हूतीज़ ने आज अभी मैं रशिया से ही रिलेटेड एक और बात है, क्योंकि ये बात एक कही जा रही है कि कहीं हूतीज़ और रशिया का कॉन्टैक्ट है आपस में। और हूतीज़ जो हैं वो उनके पास जो मिज़ाइल्स हैं वो इल्ज़ाम लगा रहा है मगरबी मीडिया भी और चैटर बॉक्स और मुख्तलिफ जो उनके जो वेबिनार्स वगैरह हो रहे हैं उस पर कहीं मौका मिलते तो ये बात कर रहे हैं कि जी हूतीज़ के पास जो है वो, लेकिन हूतीज़ ने जो एक ताज़ा तरीन हमला किया है वो उन्होंने बहरे अहमर में नहीं किया, किसी जहाज़ पे। और मैं यहाँ राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, ये मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ। 12th स्लाइड, उन्होंने हैफ़ा को निशाना बनाया है। अच्छा, वो क्लेम कर रहे हैं कि हैफ़ा को निशाना बनाया और हाई वैल्यू वहाँ पे एक इस कोई टारगेट है, हाई वैल्यू टारगेट या कोई स्पेसिफिक टारगेट है जिसको उन्होंने हिट किया है। अच्छा, न्यूज़ वीक को मैं कोट कर रहा हूँ कि मैंने जो बात की है कि क्या रशिया और हुतीज़ के राब्ते हैं आपस में, तो ये न्यूज़ वीक 16 स्लाइड, ख़बरें सेंसिटिव हैं तो फिर रेफरेंस देना ज़रूरी है ताकि आप उसको, तो 16 स्लाइड अगर हम दिखाएं तो प्यूटिन जो हैं वो क्या क्रूज़ मिसाइल्स दे रहे हैं, ये एक मगरबी मीडिया में चल रही जो गलत भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये बात चूँकि चल रही है तो, लेकिन जो हैफ़ा पे अटैक है हुतीज़ का जो ये क्लेम है कि ये 12वीं स्लाइड दोबारा है तो फिर देख लें, यमन हुतीज़ क्लेम अटैक ऑन वाइटल टारगेट मतलब बंदरगाह पे वाइटल टारगेट क्या है अभी तक ये हमारे सामने क्लियर नहीं हुआ, कोई जहाज़ हैं क्या है। लेकिन ये हैफ़ा की बंदरगाह को जहन में रखें कि ये वो हैफ़ा की बंदरगाह है जो 1.2 बिलियन डॉलर्स में अदानी ग्रुप ने ली थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी, जयशंकर तो हम तो फ़ैन हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं हमेशा, मगर कुछ उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो इस कदर अजब अंदाज में बैकफायर हुई हैं, इस कदर अजब अंदाज में बैकफायर हुई हैं। मतलब उनका जो ये था ना लार्जर दैन लाइफ, और मतलब है कि मोदी है तो इंडिया, ये वाला जो चक्कर में उन्होंने इतना इतना बड़ा चंद कुछ गूफअप किए हैं उन्होंने। एक तो हैफ़ा पे उन्होंने 1.2 बिलियन का अदानी ग्रुप ने कहा कि अच्छा, फिर उसके साथ जो उनकी जो मतलब जब उन्होंने इसको ख़रीद के बात करनी शुरू की ना, तो ये मैं न्यूज़ 18 अगर इंडिया का देखिए, इस तरह से दुनिया, ये सितंबर 14 स्लाइड, इंडियाज़ आंसर टू चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अ मेजर रेलवे डील विद यूएस, सऊदी अरेबियन यूएई, ये नहीं था आईमेक, कभी कभी कोई इसका तस्वुर ही नहीं था। ये पहले ही दिन जब अनाउंसमेंट हुई थी, जो लोग गुफ्तगू सुनते, मैंने कहा था ये नहीं होगा, मतलब एक मतलब ये कैसे इन्होंने कह दिया कि हो रहा, नहीं था, वजूद ही नहीं था। अच्छा, उसके बाद इन्होंने आगे से क्या कहा, ये फर्स्ट पोस्ट अगर मैं देखूं सितंबर की 15वीं स्लाइड, हाउ इंडिया और मेडिटेरियन कॉरिडोर स्टैंड्स अप टू चाइनाज एक्सपेंशन BRI प्रोग्राम। अब ये नहीं, ये ख़त्म ही हो गया, किससे ख़त्म हुआ, हैफ़ा को उन्होंने हिट किया है हुतीज़ ने, तो ये तो मतलब है कि देखिए ना, अब आपने मतलब इंडिया ड्रैग हो रहा है इसमें, क्योंकि हैफ़ा आपने ख़रीदी, वहाँ पे इसराइल में आप पहुँचे, फिर उसके बाद ये जो अजीत देवल दौरे कर रहे हैं, फिर असला दे रहे हैं, फिर मतलब है कि अजीब किस्म के इन्होंने उसकी सेंसिटिविटीज़, और अगर वहाँ पर आप सुने जो इस वक्त देखिए बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, कल राहुल गांधी साहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का जिक्र किया वहाँ पे और दरूद की बात की, तो कि मुसलमान और पीस और अमन होना चाहिए और ये सारी बात की, अच्छा लगा। बहुत बड़ी आबादी है पड़ोस में, उसमें ना सिर्फ ये कि मुसलमानों की बात है, बल्कि ये कि हिंदू जो हैं वो भी सुकून चैन से, और क्रिश्चियन, एक अच्छा लगा। ये मैसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन ये जो सिचुएशन बनी ना कि मिडिल ईस्ट में जाके हैफ़ा में और वहाँ बंदरगाह सारी, तो वो अदानी वो अब हिट किया उन्होंने हुतीज़ ने। अब क्या टारगेट, वो तो ख़त्म हो गया ना प्रोजेक्ट ही, वो था ही नहीं आईमैक, वो कोई था ही नहीं, पहले ही दिन से नहीं था, लेकिन बहरहाल चले उन्होंने बना लिया था, वो तो गज़ा के मलबे तले वो आईमैक शाइमैक तो सारा दफन हो गया। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि जो एमोस होस्टन है, वो जो नुमाइंदा खसूसी हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के, वो जो एनर्जी को डील करते हैं, वो पेरिस पहुँचे हैं। अब पेरिस में इस वक्त हालात बड़े अजब से हैं, क्योंकि मैक्रों का इलेक्शन है और मैक्रों के सामने लिपेन अगला सेकंड राउंड उनका साथ है, लेकिन वो फिर भी पेरिस पहुँचे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट मैक्रों ने का एक फ्रांस का एक असर है बहुत ज़्यादा लेबनान पे और इस जगह, और वहाँ से उन्होंने बात की है नेतन्याहू से, प्रेसिडेंट मैक्रों ने, और उन्होंने बात की है कि
हिज़्ब लेबनान की तरफ मत आगे मत जाना, मतलब यहाँ पर रोको मामलात को लेबनान के साथ एक, लेकिन झड़पें चल रही हैं। और जो शेख नईम कासिम है जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल तो सैयद हसन नसरुल्लाह हैं, तीसरे सेक्रेटरी जनरल, लेकिन जो शेख नईम कासिम है वो जब से हिजबुल्लाह का क़याम अमल में आया है, ये उम्र में बड़े हैं और मतलब इनसे मुलाकात का और छोटा मोटा एक इंटरव्यू भी इनसे कर चुका हूँ। तो नईम कासिम साहब जो हैं ये जब से हिजबुल्लाह बनी है 1992 से ये उसके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, यानी ये परमानेंट, और उससे पहले अमल तहरीक जो थी उसमें ये थे, जो मूसा सदर की जो अमल मूवमेंट थी। और फिर उसके बाद ये जो है आयतुल्लाह मोहम्मद फजलुल्लाह, एक बड़ा नाम है लेबनान के, ये नजफ़ से इनका ताल्लुक़ था और ये आके सेटल हुए थे। उसके बाद यानी इराक़ से ये चले गए थे सद्दाम हुसैन और उससे पिछले दौर में ये जाके लेबनान में सेटल हुए थे। तो वहाँ पर जो है वो वहाँ पर इनके ये शागिर्द हैं, उनके जो आयतुल्लाह फजलुल्लाह जो हैं उनका 2010 में इंतकाल हुआ। तो उन्होंने कभी हिजबुल्लाह ज्वाइन नहीं की, लेकिन कहा जाता है कि हिजबुल्लाह की जो पूरे नज़रियात हैं वो आयतुल्लाह फजलुल्लाह की जो तालीमात हैं उनसे मुतासिर हैं, ठीक है। तो हिजबुल्लाह पे बहुत गहरा असर है। तो उनके शागिर्द जो हैं वो फिर इसके तो उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने कंडीशन रखी, उन्होंने कहा है कि गज़ा में जैसे ही जंगबंदी होती है, जैसे ही गज़ा में जंगबंदी होती है, यानी जो पीस अमन मुआहदा चल रहा है, तो यहाँ जो लेबनान इसराइल की जंग है वो हम यहाँ पर ये बंद कर देंगे, यहाँ जंगबंदी हो जाएगी फौरी तौर पे, क्योंकि जैसे ही वहाँ जंगबंदी होगी ये जो यहाँ जो ये खुला हुआ है और फिर उसके बाद हम मुज़ाकरात की तरफ चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा बयान है हिजबुल्लाह। मैंने कहा ना, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि बहुत रिस्ट्रेन हिजबुल्लाह कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये कि अगर फैली तो बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाएगी, तो सारे मुल्क इसको रोकना चाह रहे हैं। तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है, जो अलमदाइन को मैं कोट कर रहा हूँ, 5वीं शेख कासिम जो हैं उन्होंने कहा है कि कंडीशन सीज़ फायर की, और साथ ही उनकी जो कंडीशन है उसमें यही है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि अगर इसको दाएँ बाएँ रखेंगे, इसको दाएँ बाएँ करेंगे, तो यानी आधी इधर आधा तीतर आधा बटेर करेंगे, तो फिर जो है वो मतलब ये देखें ना, सीज़ फायर हॉस्टिलिटीज़ गज़ा में बंद करेंगे तो ये लेबनान, मतलब उनकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना वो कि अच्छा। फिर तीसरी जो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, और चूंकि इसको ईरान की न्यूज़ एजेंसी कोट कर रही है तो इसलिए ये मुलाकात इम्पॉर्टेंट है। 7वीं स्लाइड हम कोट करते हैं, तो डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि इस मामले में बहुत से मुल्कों की जो सफारतकारी है वो इसमें बहुत से मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं, खामोशी के साथ या पब्लिकली, और उनकी इंटेलिजेंस उनके जो हैं वो मतलब इसका फॉलो आउट बहुत ज़्यादा ना हो, यूरोप में ना हो, दुनिया में ना हो, तो इसको रोकने की कोशिश हो रही है। तो जर्मन जो इंटेलिजेंस चीफ़ हैं, डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ बल्कि, उन्होंने मुलाकात की है शेख कासिम से। सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं बहुत से मौक़े पे वो पीछे करके, तो शेख कासिम जो हैं यानी थोड़ा सीनियर पोजीशन उनकी कम है, लेकिन वो चूँकि 1992 से ही मौजूद हैं इसी सीट पे, शुरू से ही मौजूद हैं, जब से हिजबुल्लाह बनी। सेक्रेटरी जनरल तो 2-3 तब्दील हुए, तो वो बहुत ज़्यादा मामलात को समझते हैं। तो उन्होंने उनसे फिर जर्मन इंटेलिजेंस के लोगों ने कि यहाँ पर मामलात ख़राब ना हों। और तीसरी जो मुलाकात है, वो मुलाकात जो है वो दोहा में हुई है, और दोहा में तालिबान के साथ अभी जो तालिबान का डेलीगेशन वहाँ गया हुआ था 2 रोज़ा, ये पहला मौका था कि वहाँ पर तालिबान की यानी तालिबान के हवाले से कोई ऐसा इजलास हुआ है जिसमें तालिबान का डेलीगेशन खुद शरीक हुआ है, और तालिबान का डेलीगेशन शरीक हुआ है। और उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, और उनके साथ सोहेल शाहीन मौजूद थे। सोहेल शाहीन जो हैं उनको तालिबान ने, जो तालिबान हुकूमत है, उन्होंने सोहेल शाहीन जो हैं उनको नामज़द किया हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा में अपना सफ़ीर, लेकिन अभी तक चूँकि दुनिया ने तस्लीम नहीं किया तो इसलिए वो, लेकिन मुख्तलिफ जो ओहदे हैं वो दी।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पर उनकी जो है वो मुलाकातें हुई। उसमें कोई 20 ममालिक बशमूल पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान पे जो नुमाइंदगान ख़ुसूसी हैं वो मौजूद थे। उसमें चाइना भी है, उसमें जो है वो रशिया भी है, उसमें अमेरिका भी है, टॉम्स वेस्ट भी हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई तालिबान की डेलीगेशन की। लेकिन इसमें जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, अच्छा उसमें प्रिजनर्स एक्सचेंज होने की बात हो रही है कि तालिबान की तरफ से कहा गया है कि गुंतानामो बे में एक तो ये है कि फ़ंड्स वगैरह आप रिलीज़ करें, और ये सारी दुनिया से आलमी बरादरी से बात हुई है। दूसरी बात ये हुई है कि जी प्रिजनर्स इनके पास 2 अमेरिकन हैं, तो उन्होंने कहा है कि बाकी गुंतानामो बे पे जो हमारे कैदी हैं उनको आप रिलीज़ करें, छोड़ें। तो वो प्रिजनर स्वैप की भी बात हो रही है। लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो NBC रिपोर्ट कर रहा है, और NBC ये कह रहा है, जो उनका एक बड़ा नशरियाती अदारा है, वो ये कह रहा है कि अमेरिका जो है वो ये गौर कर रहा है कि तालिबान से किसी तरह बात करे और दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए तालिबान को अपने साथ मिला लें। अच्छा, द एनिमी माई एनिमी, अच्छा ये जो है ना, ये अब बड़ी एक अजब सी बात है कि तालिबान को बाइडेन, अच्छा इसके ऊपर अभी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इसके ये कौन सा तबका है अमेरिका का और ये कौन सी एजेंसी है उनकी या कौन सा, तो उन्होंने एक ख़बर, ज़ाहिर है कि एक आइडिया पनप रहा है तो उसको फ्लोट किया है कि भाई तालिबान, लेकिन क्या तालिबान यहाँ पर अफ़गानिस्तान में तालिबान अमेरिका की मदद लेंगे दाइश के अगेंस्ट? ये तो एक मतलब वो तालिबान खुद ही मतलब उनकी बका एक मसले का शिकार हो जाएगी, और उनके मुतहारिब ग्रुप्स जो हैं तो अमेरिका की मदद लेंगे, या अमेरिका उनको स्पेसिफिक इंटेलिजेंस देगा जो कि वो और किसी को नहीं देगा, और चाइना किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, और रशिया किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, और ईरान किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, और पाकिस्तान किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। तो वो दाइश के ऊपर तालिबान, ये लेकिन ख़बर जो है ना, इसको दोबारा देखें NBC की, मतलब ये इसको आप जितना ज़्यादा पढ़ें उतनी ज़्यादा आपको हैरत होती है कि भाई अभी तो गए हैं यार, ये क्या अमेरिका की पॉलिसी जो है ना, दोबारा देखें इसको। फर्स्ट लाइन, एनिमी ऑफ माई एनिमी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वेज वर्किंग विद तालिबान टू कम्बैट दाइश खुरासान। अच्छा, अब ये जो उनकी जब से पुल आउट हुए हैं तो उनकी दाइश को ट्रेस करने की कैपेबिलिटी कम हो गई। फिर इसमें रिपोर्ट में लिखा है कि पिछले दिनों जो इधर हुआ गज़ा के हवाले से भी उनकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, अफ्रीका में इंफॉर्मेशन नहीं थी, इराक़ वगैरह में फुटप्रिंट कम हो गया है, तो यहाँ पे दाइश दोबारा ना बन जाए तो उनको एक शायद फुटप्रिंट चाहिए अमेरिका वगैरह वगैरह। लेकिन इसके ऊपर चाइना और रशिया, अच्छा आज शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात बड़ी अहम है ना SCO में, वो बड़ी, वो मैं आपसे कह रहा था कि 40 से ज़्यादा मुलाकातें दोनों में हो चुकी हैं। और एक तो मुलाकात हो रही है ना पुतिन अर्दोगान, शहबाज शरीफ साहब अर्दोगान, उनकी शी जिनपिंग से भी शहबाज शरीफ साहब की होगी। तो ये, लेकिन जो मीटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो तो शी जिनपिंग और पुतिन की है। और शी जिनपिंग और प्रीमियर शी जिनपिंग और अर्दोगान की मुलाकात होती है तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर अर्दोगान और पुतिन की तो हो गई, वो तो हो गई मुलाकात, तो बड़ी एक्सटेंडेड मुलाकात रही। अच्छा, तो ये जो है ये बहरहाल बड़ी तेज़ी के साथ मामला जो हैं ये हो रहे हैं। अच्छा,